तो बच्चों, आज हम आपके सामने बाल्यावस्था लेके उपस्थित हैं। इसके पहले आपने शैशवावस्था पढ़ा, तो ट्रिक होती है। आगे हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो बच्चों, आज हम आपके सामने बाल्यावस्था लेके उपस्थित हैं। इसके पहले आपने शैशवावस्था पढ़ा। शैशवावस्था का अर्थ, परिभाषा, फिर शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं और शैशवावस्था का शिक्षा में स्वरूप। तो उसके बाद दूसरी जो अवस्था है शिक्षा की दृष्टि से, वो हो बाल्यावस्था है। आइए हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था क्या है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। बाल्यावस्था जिसकी आयु लिखना भूल गए, इसकी आयु मानी गई है, आयु कितना मानी गई है, 6 से 12 वर्ष। 6 से कितने वर्ष, 12 वर्ष इसकी आयु मानी गई है। शैशवावस्था 0 से 6 तक और 6 से 12 तक बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था, जो कि शिक्षा की दृष्टि से इन तीनों को पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था क्या है। तो जैसा कि बाल्यावस्था शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था क्या है, एक बार समझिए आप। पहले आपने पढ़ा, एक हमने बताया था कि मुख्य रूप से इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। अर्नेस्ट महोदय ने कहा था ना कि मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था, या ऐसे कह सकते हैं कि जन्म के पूर्व की अवस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो गर्भावस्था यानी जन्म की पूर्व की अवस्था से हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहली अवस्था हम लोग क्या पढ़े, शैशवावस्था। दूसरी अवस्था क्या पढ़ने चल रहे हैं, बाल्यावस्था। उसके बाद जो आपका है किशोरावस्था, वेरी इंपॉर्टेंट किशोरावस्था। बाल्यावस्था भी है क्योंकि एक एक विशेषताएं पूछ लेते हैं और आप पढ़े नहीं रहेंगे तो 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो शैशवावस्था चूंकि आप गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्थाएं होती हैं वो गर्भावस्था होती है, जन्म की पूर्व की अवस्था। लेकिन उसको छोड़ दिए हैं तो फिर इसकी शुरुआत पहले काल की शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर कितने, 6 वर्षों तक, यानी 0 से लेकर कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक। जो हम लोग इसके पहले पढ़े वो जन्म से लेकर 6 वर्षों का काल पढ़ा। 0 से 3 तक पूर्व शैशवावस्था और 3 से 6 तक उत्तर शैशवावस्था। इसी प्रकार आगे बाल्यावस्था की आयु क्या है, 6 से 12 तक, और 6 से 12 तक है 6 से लेकर 9 तक पूर्व बाल्यावस्था और 9 से लेकर 12 तक उत्तर बाल्यावस्था। कहा जाता है कि जो उत्तर बाल्यावस्था है वो किशोरावस्था के प्रारंभ की सीढ़ी होती है। यानी बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, यानी 12 तक किशोरावस्था का आगमन हो चुका होता है, उसके लक्षण आने लगते हैं बच्चों में। तो हम लोग पढ़ते हैं आज सिर्फ बाल्यावस्था, यानी शैशवावस्था के बाद की अवस्था और किशोरावस्था के पूर्व की अवस्था। तो इसको हम क्या कहेंगे, बताइए आप, मध्य की अवस्था। शैशवा और किशोरा के मध्य की अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, बाल्यावस्था। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों कि बाल्यावस्था, वही बात बताई जा रही है कि बाल्यावस्था क्या है, शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था कहलाती है, मध्य की अवस्था कहलाती है। यह अवस्था शैशवावस्था के पूर्ण होने के पश्चात आरंभ होती है और इसको कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। चूंकि जैसे अभी हमने बताया आपको ना, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था जिसकी आयु है 6 से 9 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, और फिर उत्तर बाल्यावस्था जिसकी आयु है कहाँ, 9 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक माना गया। और उत्तर बाल्यावस्था समाप्त करके बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है। अब देखिए, कोल और ब्रूस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको लगा लीजिएगा टिक कि जो आपका क्या है, कोल और ब्रूस के अनुसार है। ये कई बार पूछा गया है 1-1 नंबर का कि कोल और ब्रूस ने क्या कहा है किसके बारे में, बाल्यावस्था के विषय में। तो इन्होंने कहा है कि जो बाल्यावस्था है वो जिंदगी का अनोखा काल कहा है,
यानी बाल्यावस्था को इन्होंने क्या कहा है, ने इसे जिंदगी का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था में बच्चे प्रत्येक क्षण अपने रूप एवं संवेग परिवर्तित करता रहता है। रूप और संवेग यानी भावनाएं भी बदलती रहती हैं और प्रतिक्षण उनके रूप में लोग कहते नहीं है बच्चा किसको, बच्चा लग रहा है माँ को पड़ा है, फिर दूसरे तीसरे दिन या 2-1 महीने बाद लगता है क्या कि बच्चा लगता है पिताजी को पड़ा है। मीन्स उसके रूपों में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है और साथ साथ उसके संवेग भी भावनाएं बदलती रहती। कभी कहता है कि नहीं नहीं ये सही है, तो कभी कहता है नहीं 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 ये तो गलत है, कभी कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, तो कभी कहता है डॉक्टर बनना है, कभी कहता है नहीं नहीं मुझे वकील बनना है। मीन्स उसकी भावनाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जिंदगी का अनोखा काल कहा जाता है। बच्चे सबसे ज्यादा जो सीखते हैं, सीखने की तीव्र प्रक्रिया वहाँ भी थी शैशवावस्था, लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बाल्यावस्था में होती है, क्योंकि ये जो अवस्थाएं होती हैं ये बीच की है, शैशवावस्था से ऊपर की अवस्था और किशोरा, यहाँ खुराफात नहीं होता दिमाग पर और बच्चे क्या है सिर्फ सीखने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो ये बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं। हम मानते हैं कि इनके शारीरिक विकास में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मंद पड़ जाता है जो शारीरिक विकास है, लेकिन मानसिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप जाने शारीरिक आवश्यकताएं अभी इनके अंदर नहीं पनपी हुई, कोई काम भावनाएं की बात नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पीरियड में है। बच्चे सिर्फ सीखने की अवस्थाओं में होते हैं, इसलिए जो बाल्यावस्था होता है वो मानसिक विकास की दृष्टि से बहुत तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास में थोड़ा सा मंद पड़ शारीरिक विकास थोड़ा सा मंद पड़ जाता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसीलिए क्या है, ये प्रत्येक क्षण उनकी भावनाएं बदलती रहती हैं और साथ साथ उनके शारीरिक जो वृद्धि होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। इसलिए इसे जिंदगी का क्या कहा जाता है, सबसे अनोखा काल कहा जाता है। और कोल और ब्रूस ने भी यही शब्द कहा कि ये बालक के जो बाल्यावस्था है बालक की जिंदगी का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। किसके अनुसार, कोल और ब्रूस के शब्दों में। आइए हम लोग इनकी परिभाषा समझते हैं और इसको आपने जाना इनकी आयु क्या है, 6 से 9 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक, जिसे 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु है वो 6 से 9 वर्षों तक और उत्तर बाल्यावस्था की जो आयु है वो कितना, 9 से 12 वर्षों तक। तो आइए इनकी परिभाषा को हम जानते हैं। अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है, इसको इसको तैयार कर लीजिएगा। एकाक परिभाषाएं पूछ ली जाती है कि किसके अनुसार है। देखिए हमने पहले भी बताया था कि तैयार करने की अपनी ट्रिक होती है। मान लीजिए सब परिभाषाएं नहीं आती तो कुछ ऐसे वर्ड हम लोग पकड़ते हैं, कुछ ऐसी स्टाइल पकड़ते हैं जिससे हमेशा याद रहे हम लोगों को। तो आइए देखते हैं राष्ट्र के शब्दों में। राष्ट्र ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। यानी जो बाल्यावस्था है उसे मिथ्या, मिथ्या मीन्स झूठ है, झूठा क्या, परिपक्वता का काल कह दिया गया है। यानी ये परिपक्वता का काल नहीं है, ये तो बाल्यावस्था है। मीन्स ये बच्चे मैच्योर नहीं है। मैच्योर होते तो क्या वो प्रत्येक क्षण अपनी भावनाओं को बदलते नहीं, उनकी भावनाओं में प्रत्येक क्षण परिवर्तन न होता। किसके अनुसार, राज महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रियावस्था है, इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। यानी बालक जो है वो प्रत्येक जो कार्य करता है, कार्य करने के बाद वो सोचता है कि हमने क्या किया। मीन्स प्रत्येक कार्य पे वो क्या करता है, विचार करता है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कर लिया उसके बाद भी सोचता है कि जो हमने किया वो सही है या गलत है। तो ये परिपक्वता की अवस्था नहीं है, ये किसी ने जो कहा वो झूठ है, मिथ्या है। किसने कहा, राज महोदय ने। तो देखिए आ गया ना, जहां मिथ्या शब्द पकड़िए, जहां मिथ्या और परिपक्वता आ जाए ऐसे शब्दों, तो उसे किसने कहा है, राज महोदय ने कहा। किसने कहा है, राज महोदय। आपको पूरी परिभाषा नहीं तैयार होती है तो कभी कभी डिफिनेशन दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है किस राइटर के अनुसार है,
तो आप एक दो वर्डों को पकड़िए कि ये जहां है ये किसके अनुसार है, रास महोदय के अनुसार है। आइए अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं किलपैट्रिक के शब्दों में। किसके, किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदता का काल है। अब उसमें मिथ्या, देखिए रास महोदय ने मिथ्या परिपक्वता बताया, तो वहीं पे किलपैट्रिक ने क्या बता दिया, प्रतिद्वंदता का काल बता दिया। प्रतिद्वंदता का काल, कहा ना कि बाल्यावस्था क्या है, प्रतिद्वंदता का, यानी प्रतिद्वंदता जानते हो, जैसे आप कहते हैं कंपटीशन, आज कह रहे हैं ना कि कंपटीशन की दुनिया है कि आगे बढ़ने की, तो इसमें होड़ होती है। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा, हमने कहा ना, सीखने की जो तीव्र गति की प्रक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में होती है। यहाँ कोई खुराफात नहीं होता है, यहाँ बच्चे अपने क्षेत्र को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही तीव्र गति से सजग होते हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरे बच्चों की तुलना में अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं, प्रतिद्वंदी के रूप में उनके सामने होते हैं। दूसरा कोई भी हो लेकिन उनसे आगे बढ़ने की उनमें होड़ होती है। तो ये किसने कहा है बच्चों, किलपैट्रिक के शब्दों में। किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। जहां मिथ्या परिपक्वता है उसे किसने कहा है, बताइए आप, रास महोदय ने। लेकिन किलपैट्रिक ने क्या कहा है, प्रतिद्वंदता का काल है। किसने कहा है, प्रतिद्वंदता का काल, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता का काल किसने कहा है, बताइए आप, किलपैट्रिक ने। और झूठे मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये किसने कहा, रास महोदय ने कहा। आइए आगे देखते हैं कुप्पू स्वामी के शब्दों में। कुप्पू स्वामी ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जाते हैं। देखिए कोल ब्रूस ने यही कहा कि बाल्यावस्था क्या है, अनोखा, क्या है, कहा ना, अनोखा काल है, जिंदगी का अनोखा काल है। वही उन्होंने अनोखा काल कहा, किसने, ब्रूस महोदय ने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनेक अनोखे परिवर्तन आ गया, तो अनोखे परिवर्तन आए तो कुप्पू स्वामी, लेकिन अनोखा काल आए तो किसके अनुसार, बताइए आप, तो ये कोल और ब्रूस के अनुसार। तो बच्चों हमने बताया ना आपको कि परिभाषा जो डिफिनेशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जरूरी नहीं कि हम सब रट पाए, तो एक अपनी ट्रिक होती है कि कौन सा वर्ड हमें पकड़ना है जो सब में ना हो, और यदि आपने पकड़ लिया है तो 100% आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे हमने कहा जिंदगी का अनोखा काल, बाल्यावस्था को जिंदगी का अनोखा काल किसने कहा, कोल और ब्रूस ने कहा। और मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं, रास महोदय। एक शब्द है ना, प्रतिद्वंदता का काल किसने कहा, बताइए आप, तो प्रतिद्वंदता का जो काल कहा वो किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा। और अनोखा परिवर्तन का काल, परिवर्तन लग गया ना, तो कुप्पू स्वामी के अनुसार। तो इस प्रकार अपनी अपनी ही बच्चों ट्रिक होती है। आगे हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो बच्चों आगे हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखिए, बाल्यावस्था की एक लाइन तो आप लिख ही सकते हैं कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आइए एक पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। तो जैसे बच्चों हमने कहा था एक पॉइंट कि शारीरिक विकास में थोड़ा मंद, शारीरिक विकास थोड़ा मंद पड़ जाता है, लेकिन मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो इसका मतलब समझिए, दोनों पॉइंट लिख दिया गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, कुछ समय के लिए स्थिरता आती है, लेकिन जो शारीरिक विकास है वो बहुत ही मंद पड़ जाता है, लेकिन मानसिक विकास मंद नहीं पड़ता है। बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था में थोड़ा मंद पड़ जाता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में वो पुनः मानसिक विकास तीव्र गति से चल पड़ता है। लेकिन जो शारीरिक विकास है शाश्वावस्था की अपेक्षा वह मंद पड़ जाता है, फिर किशोरावस्था में जाके तीव्र परिवर्तन होने लगता है, तीव्र विकास होने लगता है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, यथार्थवादी दृष्टिकोण। यानी जो बच्चे बाल्यावस्था में क्या होते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी व्यवहारिक होते हैं, जो करना चाहते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, मतलब झूठ बोलने की प्रवृत्ति इसमें बहुत कम होती है। यथार्थवादी यानी कल्पना में वो नहीं जीते हैं,
हकीकत कुछ करना चाहते हैं, जो सोचते हैं उस सपने को पूर्ण रूप से पूरा करना चाहते हैं, इसलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी कल्पना की दुनिया से बाहर निकलते हैं। सहस्वावस्था में क्या था, वो कल्पना में जीते थे। हमने बताया था ना कि परियों की कहानियां सुनना और उन परियों को क्या हकीकत मान लेना कि हम तो वहीं पे हैं, परियों में ही अटके हुए हैं। लेकिन नहीं, बाल्यावस्था में एक जुनून होता है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। आइए तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। इसमें बहुत तीव्र गति से हम कह रहे हैं ना, सीखने की प्रवृत्ति जो आगे बढ़ने लगती है। मानसिक विकास अलग है, लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस जो है, उस प्रक्रिया में बालक है तो कितनी ज्यादा क्या हो, जिज्ञासा नहीं होगी तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। यानी उनमें जिज्ञासा है क्या, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का, अधिक से अधिक कुछ करने का, अधिक से अधिक अपने आप को साबित करने का। यानी इस जो बाल्यावस्था है उसमें जिज्ञासा की जो प्रबलता होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, बहुत ही तीव्र होती है, प्रबल होती है। आइए चौथा पॉइंट हम लोग समझते हैं, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। हमने बताया ना कि मानसिक विकास में मंदता आती है, लेकिन जो यहाँ पॉइंट है मानसिक योग्यता, यानी जो भी सीखते हैं, जैसे शैशवावस्था था वहां सीखते थे भूल जाते थे, लेकिन यहाँ जो भी थोड़ा ही सीख रहे हैं, लेकिन क्या है उनमें योग्यता आ रही है, मतलब जो सीख रहे हैं अस्थायित्व आ रहा है, अस्थायित्व रूप से सीख रहे हैं, वो भूलने की प्रवृत्ति अब नहीं रह गई जो शैशवावस्था में है। बाल्यावस्था में जो सीख रहे हैं वो क्या है, उसमें अस्थायित्व आ रहा है, यानी योग्यता बढ़ रही है उनके मानसिक विकास की, उसमें स्थिरता आ रही है। आगे है आपका पॉइंट, सामूहिक भावना का विकास। सामूहिक भावना का विकास, जो बाल्यावस्था थी हम बता रहे थे ना, बच्चे खेलना तो पसंद करते हैं लेकिन उन्हें अपना मित्र बनाना पसंद नहीं करते थे शैशवावस्था में, क्योंकि स्वयं को ही वो महत्व देते थे। लेकिन बाल्यावस्था एक ऐसी बाल्यावस्था की एज जो है, इसमें बालक स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देने लगता है, यानी स्वयं से ज्यादा अपने साथ खेलने वाले बच्चे या अपने सहपाठी यानी अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को अपने से ज्यादा वो महत्व देने लगते हैं, यानी समूह में रहने की भावना उनके अंदर विकसित होने लगती है। 2-4 मित्रों के साथ बैठना उठना, उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ सीखना, मीन्स समूह में रहने की भावना अधिक प्रबल होती है। आइए आगे देखते हैं, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बालक बाल्यावस्था में कुछ नए कार्य करने की उनमें अधिक लगन होती है, क्या नया कार्य करें, क्या नया सीखें, क्या नया करके दिखाएं, ऐसे सृजनात्मक यानी कुछ नया या कुछ अलग करने की भावनाएं होती हैं। कहते हैं ना बच्चे कि मैं तो सबसे अलग दिखूं, मैं सबसे अलग करूं, मैं सबसे अलग सीखूं, ये किसके अंदर किस एज में होता है, बाल्यावस्था की एज में होता है। रचनात्मक कार्य यानी कुछ करने, कुछ ऐसे सीखने की हुनर होते हैं जो सबसे अलग हो, कुछ नया हो। आइए आगे बढ़ते हैं, संवेगों पर नियंत्रण। शैशवावस्था में संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता था, लेकिन जो बाल्यावस्था है वो पूर्ण रूप से संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं बालक, क्योंकि शैशवावस्था में है उन्हें भूख लगी है तो रोना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो बाल्यावस्था की एज है अब ऐसी एज नहीं रह गई है, इसमें उन्हें भूख लगी है तो उनमें क्या है, उनमें सहने की क्षमता आ गई है। बालक क्या है, यदि मार खा रहे हैं तो क्या शैशवावस्था में रोना प्रारंभ करते हैं, लेकिन बाल्यावस्था की एज है कि विद्यालय में मार खा रहे हैं तो फिर रोएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने गलती की है। तो मीन्स भावनाओं पे क्या लिखा गया है ना कि संवेग, वही संवेग मीन्स भावनाएं, उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लेते हैं। और क्या, संग्रह की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये जो बाल्यावस्था है इसमें क्या करते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ संग्रहित करते रहते हैं, जैसे पेन है, कॉपी है या पैसे हैं, जैसे पाए जेब खर्च के लिए, तो क्या करेंगे वो बचा के अपने लिए रखेंगे कि काम देगा। मीन्स ऐसी भावनाएं भी बाल्यावस्था में पनपने लगती हैं, उनका भी विकास होने लगता है, जबकि शैशवावस्था में ऐसा नहीं था। शैशवावस्था में वो रखते थे, लेकिन क्या जो उनको दिया भी जाता था, चाहे खिलौना हो, पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी चीजें तो तोड़ फोड़ कर फेंकना, लेकिन जो बाल्यावस्था है वो क्या है, वहां सुरक्षित रखने की भावनाएं पनपने लगती हैं, उन्हें संग्रहित करने की, जैसे पेन हुआ, कॉपी हुई और उनके अन्य सामग्रियां हुई, क्या करते हैं उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं, जो उनको अच्छा लगता है उन्हें सुंदर वस्तुओं को उन्हें संग्रहित कर कर वो रखना प्रारंभ कर देते हैं।
और फिर अगली टॉपिक है आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना। हमने पहले भी बताया था कि ये जो बाल्यावस्था की एज है वो स्वयं को साबित करने की एज है। ये प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं बालक, अपने आप को एक दूसरे से अलग और आगे करने की भावनाएं उनमें पनपती है कि सामने वाला जो है वो हमसे कहीं तेज ना हो जाए, या हमसे कुछ ज्यादा ना सीख जाए, या हमसे कुछ ज्यादा ना कर ले, हमसे ज्यादा प्रशंसनीय ना बन जाए। ऐसी भावनाएं बालकों में होती, भले ही वो समूह में रहते हैं लेकिन अपने आप को अलग साबित करने में वो हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए ये जो काल है बाल्यावस्था, वो प्रतिस्पर्धा की भावना वो इसमें अधिक होती है। प्रतिस्पर्धा का काल कहलाता है। किसका? प्रतिस्पर्धा का काल। कौन सा काल? बाल्यावस्था। फिर है औपचारिक शिक्षा का आरंभ। बाल्यावस्था की जो एज है हमने बताया ना 6 से 12 वर्ष, तो आज भी जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ने जाते हैं, एडमिशन दाखिला लेते हैं, उनकी एज 6 वर्ष तक होनी चाहिए। 6 वर्ष के बाद ही बच्चे प्रवेश लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप प्ले ग्रुप में देखिए 2.5 साल के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से यदि देखा जाए तो वो आज भी 6 वर्ष की आयु रखी गई। इसलिए इस काल को औपचारिक शिक्षा का काल कहा गया। किसको? बाल्यावस्था। वेरी इंपॉर्टेंट कि बाल्य किस काल को औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा के आरंभ का काल कहा गया, तो बाल्यावस्था को कहा गया। किसको कहा गया बच्चों? बाल्यावस्था को। लिखा गया ना औपचारिक शिक्षा का आरंभ। औपचारिक शिक्षा के आरंभ का काल, ऐसे प्रश्न बनेगा किस अवस्था को कहा गया है, तो सैसवा तो हो नहीं सकता है क्योंकि सैसवा 0 से 6 वर्ष तक वो प्ले ग्रुप होता है। आज भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो प्ले ग्रुप माना जाएगा। ये औपचारिक शिक्षा नहीं मानी जाएगी, वहां सीखने की प्रक्रिया होती है और यहाँ शिक्षा आरंभ करने की प्रक्रिया, दोनों में अंतर है। वो सीखने की प्रक्रिया है और यहाँ औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ करने की या ग्रहण करने की अवस्था या प्रक्रिया कहलाता है। फिर आइए अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास। हमने बताया कि शैशवावस्था में बालक क्या अनुकरण द्वारा सीखते हैं, लेकिन वहाँ प्रबलता नहीं होती है। और यहाँ क्या है, बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास होता है। मीन्स सीख तो रहे हैं अनुकरण के द्वारा, लेकिन वो अस्थायित्व रूप से और उसमें तीव्र गति से विकास भी हो रहा है। अगला है आपका समलिंग भावना का विकास। देखिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है काम भावना से संबंधित संबंधित विचार बालकों के अंदर नहीं आया रहता है। इसलिए क्या है, समलिंगिता यानी समान बच्चों के साथ नहीं आया रहता है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए समान बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। समान बच्चों के साथ यानी अपने साथ, यानी बच्चे हैं मीन्स बॉयज है तो बॉयज के साथ, गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कोई काम वासना या काम भावना के विचार उनके मन में नहीं होते हैं। इसलिए समलिंगिता में समान लिंग के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक तो आप हमेशा याद रखिएगा। औपचारिक, देखिए औपचारिक हमने बताया ना, औपचारिक शिक्षा का आरंभ किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये बच्चों किसको कहा जाता है बताइए? बाल्यावस्था। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ठीक है। और फिर दूसरा समलिंग भावना का विकास। तो काम भावना से संबंधित विचार बालकों के अंदर नहीं आया रहता। किसमें? किस काल में? बाल्यावस्था में। इसलिए समान बच्चों के साथ क्या करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि खेलना पसंद करते हैं। इसलिए क्या है? खेलना पसंद करते हैं। फिर अगला है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी ये जो बालक होते हैं, आंतरिक बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था में
अंतर्मुखी नहीं होते हैं, ये क्या है बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होगा वो किशोरावस्था में जाके होगा, लेकिन यहाँ क्या है बहिर्मुखी मीन्स जो अंदर है फटाक से क्या करते हैं, क्योंकि समूह में रहने की भावना है और समलिंगता है। याद रखिए एक एक पॉइंट, समलिंगता, इसी से आप फंसेंगे। यही विशेषताओं में से एक दे देगा और 3 दे देंगे, एक दूसरा दे देगा शैशवावस्था किशोरावस्था का, और आप फंस जाएंगे। संग्रह की प्रवृत्ति किसमें सबसे अधिक होती है, बाल्यावस्था में होती है। और क्या होता है इसमें, प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक कहाँ होती है, बाल्यावस्था में होती है। औपचारिक शिक्षा का आरंभ कहाँ होता है, बाल्यावस्था में होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास, देखिए अधिक इसलिए लगाया गया क्योंकि अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था में भी थी, लेकिन अधिक जो विकास हुआ वो किसमें, बाल्यावस्था में हुआ। फिर यहाँ पे जिज्ञासा की प्रबलता उसमें भी थी, लेकिन यहाँ क्या तीव्र प्रबलता है। फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण शैशवावस्था में नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है यथार्थवादी, किशोरावस्था में भी यथार्थवादी नहीं है, कहाँ है, बाल्यावस्था में। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बहिर्मुखी प्रवृत्ति यानी जो उनके मन में है, क्योंकि अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, और कैसे समूह में, समलिंग समूह में, यानी समान बच्चों के साथ, बॉयज हैं तो बॉयज के साथ, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए वो अंतर्मुखी नहीं होते, बाहिर्मुखी होते हैं। जो बातें होती हैं अपने बच्चों, अपने साथ के बच्चों को वो बोल देते हैं। तो ये बच्चों रही आज बाल्यावस्था की विशेषताएं। आगे आपको हम पढ़ा रहे हैं शिक्षा का स्वरूप। तो बच्चों आगे आपको पढ़ा रहे हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। जैसे आपने पढ़ा कि बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था की परिभाषा, बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब आपको पढ़ना है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी बाल्यावस्था का अर्थ परिभाषा ना देकर विशेषताएं सीधे यही दे देते हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है, इसे लिखिए। तो आइए हम लोग जानते हैं, जैसा आप जानते हैं कि जो बाल्यावस्था है हमारी क्या है, औपचारिक शिक्षा के आरंभ की अवस्था है। जो बाल्यावस्था है यही से ही जो औपचारिक रूप से शिक्षा होती है उसका आरंभ होता है। तो हमें उस अवस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कैसे बालक को शिक्षित किया जाए और उनके अंदर क्या क्या गुण हैं और क्या नहीं है और क्या विकसित करने चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें उसकी परवरिश पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बालक कैसे आगे बढ़े, बाल्यावस्था में उसका कैसे संपूर्ण विकास हो। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था में बालक जैसे अभी बताया कि औपचारिक रूप से विद्यालय जाना आरंभ कर देता है, यानी कि जो 6 वर्ष की आयु है, तो बताया ना कि जो आज भी उसकी एज है 6 वर्ष। भले ही प्ले ग्रुप से बच्चे जाने प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट में जब जाते हैं तो 6 वर्ष की आयु हो जाती है, तो आरंभ कर देता है। यह काल उसके जीवन का निर्णायक काल है। इस दृष्टि से बालक को बाल्यावस्था में शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं वो बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जिज्ञासा की संतुष्टि, जैसे अभी पहले आपको पढ़ाया कि विशेषताओं में कि क्या होती है, तीव्र जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी जिज्ञासा का तीव्र गति से विकास होता है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में भी जिज्ञासा की प्रवृत्ति थी, लेकिन उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। उसका विकास पूर्ण रूप से कहाँ होता है, बाल्यावस्था में होता है। तो व्यक्ति जो बालक हैं उनकी जिज्ञासा को चाहे शिक्षक हो, चाहे उनके माता पिता हो, अभिभावक हो, उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए। उनके द्वारा मतलब शिक्षक के द्वारा हो या शिक्षक माता पिता के द्वारा हो, बालक की जो जिज्ञासाएं हैं, जो जानने की इच्छुक है बालक, उसे उसका ज्ञान देके उससे संतुष्ट करना अनिवार्य होता है। यदि वो संतुष्ट नहीं हुआ बालक तो क्या होगा, निरंतर उसकी खोज में वह लगा रहेगा और दूसरे कार्यों में उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए क्या है कि हमें बालक की जो प्रबल संतुष्टि की अवस्था है तो उसे संतुष्ट करना अनिवार्य होता है। जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है उस जिज्ञासा को बिना शांत किए बालक कभी भी अन्य कार्यों में नहीं लग सकता है। आइए आगे दूसरे टॉपिक देखते हैं हम लोग, भाषा विकास पर ध्यान, यानी बालक की भाषा विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि वो बालक भले ही क्या है
पढ़ना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जब तक हम ध्यान नहीं देंगे कि उसे कैसे पढ़ाया जाए या किस प्रकार उसके अंदर भाषा का विकास किया जाए, तब तक वह ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हमें उसके भाषा विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। फिर अगला है इंद्रियों का समुचित विकास। कभी कभी देखिए बाल्यावस्था में कुछ बच्चे तो बढ़ जाते हैं और कुछ अभी बताया ना इसके पहले की विशेषताओं में कि जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो थोड़ा मंद पड़ जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि वो पूर्ण रूप से मंद हो गया, मीन्स वो उनका बढ़ना बंद हो गया या किसी कारणवश उनकी इंद्रियां विकसित नहीं हो रही हैं, उनके शारीरिक परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये शैशवावस्था के अंत का काल है और क्या किशोरावस्था के प्रारंभ का काल है। जो उत्तर बाल्यावस्था किशोरावस्था के प्रारंभ का काल है। तो हमने बताया कि जो किशोरावस्था के लक्षण हैं वो बालकों में बाल्यावस्था में ही दिखाई देने लगते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी इंद्रियां विकसित होने लगती हैं और नहीं हो रही हैं। तो वो माता पिता या गार्जियंस को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए बाल्यावस्था में कि बालक की इंद्रियों का विकास क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उस इंद्रियों का समुचित विकास करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए या उन्हें संतुलित आहार दिया जाए या जिस कमी से उनका विकास नहीं हो रहा है उस भाग पर ध्यान दिया जाए। फिर आइए अगला टॉपिक है आपका रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कहा कि क्रिएटिविटी यानी कि जो सृजनात्मक शक्ति है वो बाल्यावस्था में बहुत तीव्र गति से होती है, यानी बालक कुछ नया करने के लिए सोचता है, नया सृजन करने के लिए, नए कार्य करने के लिए, नया आविष्कार करने के लिए, कुछ अलग करने की सोचता है। तो क्या है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान दिया जाए, उसे देखना चाहिए कि बालक क्या करना चाहता है, क्या अलग करना चाहता है और उसके अंदर यदि करना चाहता है तो योग्यता है, और यदि योग्यता और सामर्थ्य है तो उस क्षेत्र में उस बालक का सहयोग देना चाहिए, तभी वह उस कार्य को संपन्न कर सकता है। यदि हम लोग सहयोग नहीं देंगे उस बाल्यावस्था में तो क्या है वो आयु बहुत क्या होती है मिच्योर नहीं होती है। वो शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्थाएं हैं, वो इतने अकेले समर्थ नहीं होते कुछ नया कर सकें, लेकिन उनके अंदर ये योग्यता है। तो शिक्षक हो या माता पिता हो या घर के अन्य मेंबर्स हो, उनकी योग्यता में क्या करना चाहिए, हमें सहयोग देना चाहिए ताकि वह बच्चा नया कार्य कर सके। फिर आइए अगला है नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास आप जान रहे हैं कैसे होगा। देखिए ये जो अवस्थाएं हैं वहाँ तो बालक शैशवावस्था में अनुकरण के द्वारा सीखता था, लेकिन जो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत तीव्र गति से होती है। तो सबसे पहले उनके अंदर नैतिकता का विकास करने के लिए चाहे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे घर के गार्जियंस हो, चाहे पास पड़ोस मीन्स क्या करना चाहिए, पहले हमें अपने वातावरण को शुद्ध बनाना चाहिए। यानी मैं पहले क्या घर के और शिक्षक, क्योंकि बालक क्या होता है इन्हीं दोनों के संपर्क में, माता पिता क्योंकि बाल्यावस्था होती है माता पिता या शिक्षक के संपर्क में अधिकतर रहता है। तो क्या करना चाहिए वहां हमें स्वयं के आचरण को क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, ताकि बालक अनुकरण के द्वारा उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। हम यदि बड़ों का पैर छूते हैं तो बालक क्या करेगा, उसे देखकर स्वयं छूना प्रारंभ करेगा। हम शिष्टता से बात कर रहे हैं तो बालक भी क्या करेगा, वो भी मेरी तरह अनुकरण करके शिष्टता से बात करेगा। मीन्स क्या करना चाहिए कि नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए हमें उसके वातावरण को शुद्ध बनाना चाहिए, चाहे विद्यालय का वातावरण हो चाहे घर का परिवेश हो, दोनों को शुद्ध करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके नैतिक मूल्यों का विकास होगा। आइए आगे, संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। यदि हम देख रहे हैं कि बालक के अंदर संचय करने की बहुत ही प्रबल प्रवृत्ति है, वो बहुत ही अच्छे से किसी वस्तु को संग्रहित कर सकता है, तो हम क्या करें, उसकी इच्छा, उसकी रुचि, उसकी योग्यता को देखते हुए उसमें हमें सहयोग देना चाहिए। बच्चे को यदि आप जेब खर्च 10 रुपए दे रहे हैं, 1 रुपए खर्चा किया, 9 रुपए रखा है, तो हमें खुश होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, माता पिता को
उस बच्चे के अंदर यदि इतनी संचय करने की प्रवृत्ति है तो हमें प्रोत्साहन करना चाहिए और ऐसे उसे देते रहना चाहिए कुछ पैसे, ताकि वह संग्रहित करने की उसके अंदर योग्यता और क्षमता दोनों बनी रहे और उस चीज को कहीं भी वो लगा सकता है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अन्य वस्तुओं की या अन्य चीजों की भी उसके अंदर क्षमता हो सकती है संचय की। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रोत्साहन कार्य को, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर अगले टॉपिक है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। यदि बालक समूह में रहना चाहता है, कुछ माताएं होती हैं, कुछ घर के अन्य मेंबर्स भी होते हैं, गार्जियंस होते हैं, बच्चा यदि दो बच्चों के साथ खेल रहा है तो उन्हें खेलने नहीं देते हैं, उन्हें एकांत में रहने के लिए प्रेरित करते हैं, सबसे अलग रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बाल्यावस्था में, क्योंकि वो जो अवस्थाएं होती है वो समूह में रहने की होती है। क्योंकि बच्चा पूर्ण रूप से क्या होता है, अकेले सीखने में सक्षम नहीं है। कुछ बच्चा अलग व्यक्तित्व का है, कुछ अलग है। इस तरह समूह में यदि रहता है तो एक दूसरे से अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं और उनके अंदर साथ ही साथ समूह में, समाज में रहने की भावनाएं पनपती हैं। और उन भावनाओं के साथ यदि जीतना चाहता है तो कभी क्या होगा, उसके अंदर कुंठा की भावना नहीं होगी, एक अकेलापन महसूस नहीं करेगा और बालक बहुत तीव्र गति से सीखेगा, क्योंकि 10 बच्चों के उसके ऊपर असर पड़ रहा है और खेलते खेलते वह कब सीख लिया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि करना चाहिए। यदि बालक समूह में रहना चाहता है, 2-4 बच्चों के साथ खेलना चाहता है, क्योंकि कहा ना, हमारी मांटेसरी ने क्या कहा कि बच्चे खेल विधि द्वारा सीखते हैं। तो ये बाल्यावस्था है खेल विधि द्वारा सीखने की। यदि वो खेल में क्या होगा, अनुशासन सीखेगा, नियम को फॉलो करना सीखेगा और क्या प्रेम की भावना उसके अंदर पनपेगी, एक दूसरे के सहयोग की भावना पनपेगी। बहुत सारी बातें क्या होता है, समूह में रहकर बालक सीखता है। तो इसलिए समूह में रहने की जो उसकी इच्छा है उसे संतुष्ट करना चाहिए, हमें उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वह अकेले रहे। फिर अगला पॉइंट है आपका संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो उसकी भावनाएं विकसित हो रही हैं उन पे भी क्या करना चाहिए, चाहे शिक्षक हो, चाहे घर के गार्जियंस हो, चाहे माता पिता हो, उस भावनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दे कि कहीं उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। यदि ठेस पहुंच गया, कभी कभी होता है ना कि बच्चों के पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है या कॉपी नहीं है तो टीचर डांट देते हैं। तो ऐसा भी ना हो, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत ही कम उम्र के होते हैं और इमोशनल भी जल्दी होते हैं, क्योंकि भावनाएं वहाँ विकसित हो रही हैं और उस पर क्या होता है, वो अपने आप को शर्म, अपने आप में शर्म महसूस करते हैं अन्य बच्चों के सामने और दूसरे दिन फेस नहीं कर पाएंगे उस शिक्षक से और क्या उनकी क्लास लेना बंद कर देंगे। तो ऐसी भी भावनाएं ना हो, संवेगात्मक विकास पर ध्यान दिया जाए, उनके अंदर जो भावनाएं पनप रही हैं उन्हें तीव्र रूप से विकसित किया जाए, बल्कि उन्हें दबाने की कोशिश ना की जाए। यदि उनके अंदर भाषण देने की योग्यता है, उन्हें समूह में रहने की योग्यता है या अन्य कार्यों को करने की योग्यता है या उनके अंदर प्रेम की भावनाएं पनप रही हैं, तो ऐसी भावनाओं को क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि उनको दबाने का प्रयास ना ही करना चाहिए। फिर अगला टॉपिक है आपका सामाजिक गुणों का विकास। तो बालक यदि देखिए, कुछ माताएं होती हैं, कुछ घर के गार्जियंस होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, एक दूसरे का सहयोग कर रहा है तो उन्हें रोक देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, समूह की भावनाएं उसके अंदर पनप रही, सहयोग की भावनाएं पनप रही हैं, तो इससे क्या होगा, सामाजिक गुण बढ़ेंगे, सामाजिक गुणों का विकास होगा, उनमें एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर जो डर की भावनाएं हैं धीरे धीरे दूर होंगी और वो समाज को अटेंड करने लगेंगे। तो इसलिए अनुरोध है कि कोई भी, चाहे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे घर के गार्जियंस हो, वो बच्चों को दावे नहीं बल्कि समाज में रहकर ही उस सामाजिक गुणों को विकसित कर सकता है। इसलिए उसे समाज में रहने दे। और ये बच्चों आपकी हो गई बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ते रहिए। अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।